हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि आप ही लोग बार बार ये कह रहे थे कि सर सिर्फ पीआरटी के बारे में आप बात करते हैं, कभी कभी 6 to 8 के बारे में भी बताइए। तो चलिए हम लोग आज एकदम सटीक वो बातें हम लोग करेंगे जहाँ से आपका रिजल्ट हो। 6 to 8 में, है ना, इस बार बीपीसी टीआरई 4.0 की अगर हम लोग बात करें तो कक्षा 6 to 8 में 6 to 8 में कोई भी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या ले सकता है ना। क्योंकि हमारे यहाँ देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं अधिकतर हिस्ट्री पॉलिटी, हिस्ट्री ज्योग्राफी, यही उनका कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो विद्यार्थी हिस्ट्री लेता है लोग, हिस्ट्री। उसके बाद इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में या तो आप ज्योग्राफी रखते हैं या तो आप पॉलिटी रखते हैं, है ना, और या तो आप इकोनॉमिक्स रखते हैं, इकोनॉमिक्स रखते हैं। एक बात आपको बता दें, सबसे पहले अगर 6 to 8 में आप चाहते हैं कि आपका रैंक आए, आप अच्छे नंबर से पास करें, आपका सिलेक्शन हो, तो ये जानना ज़रूरी है आपको कि हम किस किस टॉपिक पे फोकस करें, है ना, कहाँ पे हम फोकस करें और हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस को देखिए और सिलेबस को देखने के बाद जो विगत वर्षों में जो एग्ज़ाम हुआ है उन प्रश्नों को निकालिए और फिर आप मूल्यांकन करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो हमने जो मूल्यांकन किया है उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इतिहास है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो दूसरा सब्जेक्ट आप रखते हैं वह अगर पॉलिटी है, अगर आपका ज्योग्राफी है, तो हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हम ये भी बात करेंगे कि यदि हमें सिलेबस हमें पता चल गया, हमें ये टॉपिक पता चल गया कि हमें ये पॉइंट, ये टॉपिक पढ़ना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या संदर्भ होना चाहिए, उन सारे संदर्भों पर भी हम लोग बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इतिहास की। तो बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी रखते हैं, ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी रखते हैं, और पॉलिटी के साथ जो भी उनको अच्छा लगता है, क्योंकि 40-40 नंबर का सवाल पूछा जाता है यहाँ से, है ना। यहाँ से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स का। यदि आप पॉलिटी रखते हैं तो यहाँ से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स का, है ना। तो यहाँ से दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों प्रश्न मिलाकर के 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें हमारे अनुसार टारगेट की, कितना कितना आना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है एक टारगेट का 65 से 70 के बीच में यदि आप यहाँ से नंबर लेकर के आते हैं तो बहुत बढ़िया है। 65 से 70 के बीच में अगर आप नंबर लेकर के आते हैं, है ना, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। यदि आपका जीएस जो है, यदि आपका जीएस, है ना, जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं 40 मार्क्स का, यदि अच्छा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे में जीएस 40 नंबर में 5 सब्जेक्ट से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा वो लोग बहुत सारे सब्जेक्ट बता देते हैं। लेकिन आप तीनों चरणों का एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम जो हुआ है, उन सारे प्रश्नों को उठाइए, उस प्रश्न को लीजिए और ये देखिए कि 40 नंबर का जो सवाल आपके जीएस में पूछे जाते हैं वह कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन टॉपिक से पूछे जाते हैं, है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो पता चलेगा कि जीएस तो समंदर है ना, पैसिफिक ओशन से भी ज़्यादा गहरा है ये। तो यहाँ पे हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे हमें यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ना है, और हिस्ट्री में सब कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी की तैयारी में आपको हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, है ना, और उसके बाद वर्ल्ड का हिस्ट्री भी पूछा जाता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे जीएस की बात करते हैं तो जीएस में सिर्फ इंडिया नेशनल मूवमेंट से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इतिहास है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा यहाँ से पढ़ने की, मत पढ़िए, ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
इसका मतलब जो 8 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं वह 8 प्रश्न आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ने की वजह से कंप्लीट हो गया। दूसरा जो सब्जेक्ट है वह दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है ज्योग्राफी का। यदि आपका, और यहाँ पे ज्योग्राफी की हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में है और ज्योग्राफी जो आपके जीएस में है, दोनों में फ़र्क है। इस बात को समझिएगा। यदि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ज्योग्राफी है तो यहाँ पे ज्योग्राफी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। और मात्र यहाँ से जो ज्योग्राफी पूछे जाते हैं वह इंडियन ज्योग्राफी होता है, भारत का भूगोल। और ये जो प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं ये प्रश्न आपसे बिहार के संदर्भ में पूछा जाता है। और तीसरा जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वह हो जाता है आपका साइंस, है ना। साइंस है जहाँ से फिजिक्स है ना, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है आपको। और यहाँ से तीनों मिलाकर के 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। 9th और 10th का अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो टोटल का टोटल प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद जो हम लोग यहाँ है ना 1, 2, 3 और चौथा हमारा जो हो जाएगा है ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैथ से, है ना, मैथ से यहाँ पे 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरे गहराई में नहीं पढ़ना है, बेसिक साधारण हमें मैथ पढ़ना है। और उसके बाद जो हमारा 5वां सब्जेक्ट हो जाएगा वह हो जाता है ना, करंट अफेयर्स हो जाता है। और करंट अफेयर्स भी बहुत इजी है, 8 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर पाँचों को ऐड करिएगा तो यहाँ से 40 हो जाएगा। और इसमें कम से कम टारगेट हमारा 30 प्लस होना चाहिए। 30 प्लस अगर आप कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया। सिलेक्शन लेना है तो इतना करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि इस बिंदु पे फोकस किया जाए। सिर्फ पढ़ते रहने से रिजल्ट नहीं होता, है ना। जैसे मानते हैं कि हमें यहाँ से 40 में 30 नंबर लाना है तो उसी तरीके से हमें टारगेट भी करना पड़ेगा। यदि हम टारगेट कर रहे हैं तो इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास सोर्स भी एकदम सटीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का भी मटेरियल उठा लिए, किसी का भी कुछ भी उठा लिए और पढ़े जा रहे हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे 40-40 नंबर का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यही आपका जीएस और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसी के आधार पे आपका मेरिट बनता है। तो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत इजी सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन इजी तब होता है जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं, और पढ़ते कहाँ से हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। आप कौन सा संदर्भ लेकर के पढ़ते हैं, ताकि आपका 6 to 8 में जो सब्जेक्ट आपने लिया है अपने एग्ज़ाम के लिए, उस सब्जेक्ट से है ना कम से कम 32-34 नंबर बन जाए, 30-32 नंबर बन जाए, है ना, 40 में 30 बन जाए, तो आराम से आपका है ना बेड़ा पार हो जाता है, आपका रिजल्ट हो जाता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि बहुत डीपली पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ये पढ़ना है ना। कभी कभी ये भी देख सकते हैं आप, जैसे में चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हिस्ट्री की, हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। अगर हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने हिस्ट्री लिया है तो हिस्ट्री में हमें जो पढ़ना है यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है ना। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद हमें यहाँ से मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है। और तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वह आधुनिक भारत का इतिहास है ना, आधुनिक भारत का इतिहास है। और चौथा जो आपका है ना, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, यहाँ विश्व के इतिहास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। कितना विद्यार्थी है उसको लगता है कि छोड़ो यार इसी पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, इस पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, इस दोनों पे फोकस कर लेता है और पता चलता है कि मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत को, है ना, यानी कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के साथ वो सौतेलापन व्यवहार कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आयोग भी यही हाल करता है ना। इसीलिए यदि आपके सिलेबस में दिया गया है प्राचीन भारत में जितने भी टॉपिक हैं, हम सारे टॉपिक बताएंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए, है ना,
कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम उस पर भी बात करेंगे। पहले इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है, आप चाहते हैं कि आपके इतिहास में 40 प्रश्नों में 30 प्लस सही हो, है ना। 30 प्लस सही हो तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। सिलेबस को कंप्लीट करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाएगा, है ना। देखिए, दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए शॉर्टकट नहीं होता, है ना। शॉर्टकट मत अपनाइए। बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता होगा कि चलो ठीक है, सार संग्रह पढ़ लेते हैं, सार संग्रह से हमारा काम निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सार संग्रह से अगर होने वाला होता तो सार संग्रह को रटने वाले भी लोग बहुत सारे हैं। एनसीईआरटी का जो सार संग्रह आप हैं रिवीजन के लिए ले लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम सार संग्रह को पढ़ करके कंप्लीट कर लेंगे तो आप ये गलत कर रहे हैं, है ना। उसके लिए आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा। सार संग्रह में कितनी बातें हैं, कितनी चीज़ें हैं जो आप 40 में 30 प्लस कर सकते हैं, है ना। उसके लिए आपके पास बहुत सारा सोर्स होना चाहिए, ठीक है। और सोर्स फिर वही बात है, फिर आपको घूम फिर करके वहीं पे आना होगा जिसके बारे में हम बार बार आपको कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए टॉपिक वाइज हम लोग बात कर लेते हैं, क्या क्या पूछिएगा, क्या पढ़ना चाहिए हम लोगों को, किन किन बिंदुओं पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हमारा स्कोर अच्छा आ जाए, हम अपने कटअप को पार कर सके, हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये तरीका होता है। स्मार्ट तरीके से वर्क करिएगा, निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास की बात करें, है ना, यदि प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, अगर हमें पढ़ने की बात किया जाए तो यहाँ पाषाण काल से लेकर के, है ना, पाषाण काल से लेकर के अगर हम लोग यहाँ पर बात करें पाषाण काल से लेकर के तो गुप्तोत्तर जो काल है ना, गुप्तोत्तर काल है, वहाँ तक हमको पढ़ना है। पाषाण काल से लेकर के, है ना, गुप्तोत्तर काल तक पढ़ना है। लेकिन अगर हमसे आप पूछिएगा कि कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया जाए, है ना, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे अनुसार, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है, हम प्रश्नों के मूल्यांकन के आधार पे आपको बता रहे हैं, यहाँ से पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। जैसे में हड़प्पा सभ्यता, है ना, हड़प्पा सभ्यता से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है ना। हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, है ना, काशीयुगीन सभ्यता से, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता से, यानी कि इस सभ्यता का अनेक नाम है जो हमने अभी आपको बताया। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है। जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो उसके बाद कोशिश करिए, है ना, कोशिश करिए नास्तिक संप्रदाय को पढ़ा जाए, क्योंकि नास्तिक संप्रदाय से बहुत बार प्रश्न जो है पूछा जाता है ना। नास्तिक संप्रदाय से प्रश्न पूछा जाता है और नास्तिक संप्रदाय में हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हमको बौद्ध पढ़ना है ना, बौद्ध पढ़ना है और यहाँ पे जैन पढ़ना है। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, बौद्ध और जैन से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। अभी देखिए बौद्ध गया में अगर आप जाइएगा तो 17 दिनों से एक बहुत बड़ी आंदोलन चलाई जा रही है ना, बौद्ध की विरासत को बचाने के लिए। अगर सच में देखा जाए तो इस धरती पर सबसे पहला करुणा की पाठ किसी ने पढ़ाई तो वह पहला व्यक्ति बुद्ध है। यदि इस संसार को किसी ने सबसे पहले मुक्ति की मार्ग दिखाई तो वह पहला व्यक्ति बुद्ध है। यदि इस जगत को पाखंड, अंधविश्वास, कर्मकांड, आडंबरों से किसी ने मुक्ति दिलाई तो वह पहला व्यक्ति कौन है? बुद्ध है। हमारे भारत की जो पहचान है वह बुद्ध की वजह से है। अगर हम लोग संसार की बात करें तो संसार में अगर किसी का नतमस्तक यानी कि सर अगर भारत के प्रति झुकता है ना, अगर समान है तो बुद्ध की वजह से, है ना। हम भारत के सभी लोगों का कर्तव्य है ना, इस बुद्ध की विरासत को कम से कम, है ना, हम लोग बचाएं, उसको आगे बढ़ाएं, तभी जाकर के इस भारत की दिशा और दशा बदल सकती है। ये पढ़े लिखे लोग समझ रहे होंगे, है ना। बाकी तो जो धर्म के ठेकेदारी करने वाले लोग हैं वो तो किसी तरह
ऐसी विरासत को जो भारत के लोगों का विरासत है, भारत का विरासत है ना, उसको बर्बाद करेंगे ही। मात्र मुट्ठी भर लोगों के वजह से ऐसा समस्या देखने को आता है। खैर एनीवे, हम लोग सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो नास्तिक संप्रदाय में हमें बौद्ध पढ़ना है और जैन पढ़ना है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके बाद है ना महाजनपद काल, 16 महाजनपदों की जो चर्चा हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, वह महाजनपद हमको पढ़ना होगा, है ना। ये महाजनपद से, है ना, महाजनपद से प्रश्न पूछे जाते हैं, 16 महाजनपद। और ख़ास करके हम आपको बोलते हैं कि बिहार के संदर्भ में पढ़ना है। तो बिहार के संदर्भ में अगर देखिएगा तो 3 महाजनपद है ना, 3 महाजनपद है। और 3 महाजनपदों में यही, है ना, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र जो अखंड भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, हमें इसके बारे में पढ़ना होगा, महाजनपद। और महाजनपद के बाद मौर्य वंश से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। मौर्य वंश से, है ना, मौर्य वंश से प्रश्न पूछे जाते हैं। मौर्य वंश से अगर आप चाहिएगा तो हम एक ही किताब बताएंगे। अगर आप हो सकता है एकेडमी में कहीं पढ़े होंगे, यदि आपका सब्जेक्ट के प्रति रुचि रहा होगा, यदि आपका सब्जेक्ट के प्रति आशिकाना, है ना, रिलेशन रहा होगा, तो एक किताब पढ़िए, सारे के सारे 40 में 35 प्लस पार कर जाइएगा। थोड़ा सा बिहार का संदर्भ पढ़ लेते हैं तो 40 में 35 पार हो सकता है। हम उस किताब की चर्चा भी करेंगे, अभी आपके बताते हैं। जब हम लोग आईएएस का एग्ज़ाम देते थे, जब हम लोग नेट जेआरएफ देते थे, तो वहीं से हम लोग कंप्लीट किए। बहुत बड़ी बात नहीं, इलाहाबाद से वो निकलती है, किरण गाइड है ना, किरण गाइड है। और किरण गाइड में बहुत सारा चीज़ें, बहुत सारा चीज़ें, कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, एक बार बिहार सरकार की जो SC/RT की किताबें हैं, है ना, उसको पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि हम कोई किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं, कोई ऐसा गाइड हो, है ना, उस गाइड पे भरोसा किया जा सकता है, इसकी गारंटी है, एकदम भरोसा करने लायक है ना, भरोसा कर लीजिए। यूजी मतलब जेआरएफ जो इतिहास एग्ज़ाम देते हैं, नेट का एग्ज़ाम जो देते हैं, उसको पढ़ करके फाइट करते हैं। अगर आपके पास थोड़ा भी कॉन्सेप्ट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे के सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मौर्य वंश हो जाएगा। मौर्य वंश के बाद आप ये काम करिए, है ना, नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे, मौर्य वंश के बाद हर्षवर्धन से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, हर्षवर्धन से प्रश्न पूछे जाते हैं। और हर्षवर्धन अगर पढ़ लेते हैं तो आपका प्राचीन भारत का इतिहास है वो कंप्लीट हो जाता है। आप चाहे तो एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे उत्तरी भारत का जो इतिहास है, उत्तरी भारत के इतिहास को भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी पूछा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप ऐसे बोलते बोलते सारा, है ना, टॉपिक ही करवा दिए, है ना, लेकिन सही बताते हैं आपको, जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था, जहाँ से बार बार बीपीएससी प्रश्न पूछा है, हमने उसको नोट डाउन करवा लिया, है ना। अगर आप इतना भी फोकस करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेडिवल इंडिया की, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो है ना, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है, पेन चेंज कर दिया जाए, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है, यहाँ से सबसे ज़्यादा जो सवाल है ना, 2 ही चीज़ें पढ़ना है, ज़्यादा मत पढ़िए। 2 टॉपिक को पढ़ने में बहुत समय लगता है ना, बहुत समय लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मध्यकालीन भारत अगर पढ़ना चाहते हैं तो दिल्ली सल्तनत पढ़िए, है ना, दिल्ली सल्तनत पढ़िए। और दिल्ली सल्तनत में, है ना, दिल्ली सल्तनत में देखिए ऐसा भी नहीं है, दिल्ली सल्तनत में पर्सनालिटी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, व्यक्तित्व से। जैसे में अगर हम लोग बात करें तो ऐबक से प्रश्न पूछा जाता है। आप पिछली बार आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, है ना, पिछली बार हो सकता है कि आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो इल्तुतमिश से प्रश्न पूछा गया था, है ना, इल्तुतमिश से प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद बलबन पढ़ लीजिए। बलबन के बाद आप देखिए अलाउद्दीन खिलजी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इस सब चीज़ को एक बार पढ़ लीजिए,
है ना। यहाँ से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, व्यक्तित्व, शासन प्रशासन से रिलेटेड, है ना। उसके बाद जो दूसरा हमें पढ़ना है ना, दूसरा जो मेडिवल इंडिया में हमें पढ़ना है, दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वह टॉपिक हमारा मुगल काल हो जाता है ना। मुगल काल पढ़ना है हमको, मुगल काल। और मुगल काल में एक चीज़ और भी देखिएगा, सबसे ज़्यादा जो सवाल है, सबसे ज़्यादा सवाल अकबर के शासनकाल के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया, अकबर के शासनकाल से संबंधित। इसी तरह से अगर आपको पढ़ना हो तो व्यक्तित्व में जरूर पढ़ लीजिएगा सारे लोगों का, जैसे शाहजहां हो गया, है ना। जैसे में आप जहांगीर की बात भी कर सकते हैं, जहांगीर से भी सवाल पूछा जा सकता है। जैसे औरंगजेब हो गया, है ना, तो औरंगजेब से भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि अकबर के संदर्भ में ज़्यादातर प्रश्न पूछा गया है और पूछा है बीपीएससी, है ना। अब देखिए, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है आपके किसी भी एग्जाम में, आपके किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है ना, जैसे में हम लोग बात करें आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, या कहे तो, है ना, या कहे तो 1707, यानी कि इसी दिन औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और 1707 के बाद 1900, है ना, 48 या 47, जहाँ पर महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि 1707 से 1948 तक के काल को हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से हम लोग संबोधित करते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन में, है ना, सब्जेक्ट कम्बिनेशन में इतिहास ये पढ़ना है। और जितना हम आपको बता रहे थे 6 to 8 ही नहीं बल्कि 9 to 10 में भी आपको यही पढ़ना है, यही पढ़ना है। थोड़ा सा कम हो जाता है ना, इसमें 1-2 पॉइंट बढ़ जाता है, बस इतना ही। बाकी सब सेम टू सेम है, ऐसा कोई भी बात नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा ये है बहुत ज़्यादा वो है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि VBI टॉपिक क्या है, आपके दिमाग से यही हो सकता है। क्या है VBI टॉपिक? इतिहास में अगर हम लोग मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, है ना, तो इतिहास में इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ से हम मतलब कंप्लीट कर सके। तो देखिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाएगा 1857 की क्रांति, है ना, 1857 की क्या हो जाएगा, क्रांति हो जाएगा। उसके बाद दूसरा बिंदु देखते हैं, दूसरा बिंदु हो जाएगा, है ना, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन इसको कहते हैं, है ना, सामाजिक धार्मिक, है ना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट ये सब चीज़ होता है। उसके बाद हमें जो पढ़ना है, ये जो अभी हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद जो टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, है ना, वह हो जाएगा आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट हो जाएगा। हमको यहाँ से इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। और अभी हमने जीएस जो 40 नंबर की बात किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि इतिहास आपको पढ़ना है, तो इतिहास में आपको मॉडर्न इंडिया में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यही पढ़ना है। और इसकी अगर हम लोग बात करें, है ना, तो 1885 से लेकर के, है ना, 1947 या 1948 तक ही हमको पढ़ना है। जैसे में इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। 3 भागों में क्या है, तो सबसे पहले हम लोग 1885 से लेकर के 1905 तक पढ़ेंगे, जिसके काल को हम लोग उदारवादी चरण कहते हैं, है ना, जिसके काल को हम लोग उदारवादी चरण कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो चरण हो जाएगा 1905 से लेकर के 1919 तक, जिसको हम लोग उग्रवादी चरण कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग उग्रवादी चरण कहते हैं। और तीसरा जो काल है वह तीसरा काल हो जाएगा 1919 से लेकर के 1948 तक, यानी कि इस समय गांधी, है ना, बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, यानी कि महात्मा गांधी का प्रवेश सक्रिय रूप से 1919 में होता है राजनीति में। और यही वजह है कि इनके ही युग को हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं, यानी कि 1919 से लेकर के 1948 तक। बस हो गया, हमने अभी टोटल बात किया है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास
और आधुनिक भारत का इतिहास। अब रहा जो हम लोग विश्व के इतिहास के बारे में बात करेंगे, तो विश्व का जो इतिहास है वो भी देख लीजिए, है ना। विश्व के इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो विश्व के इतिहास में, है ना, विश्व के इतिहास में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं और उसको भी अगर आप फोकस करिएगा तो वहाँ से प्रश्न गड़बड़ नहीं होगा। जैसे पहला अगर बिंदु की बात करें, है ना, तो रूसी क्रांति हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा, अमेरिकी क्रांति हो जाएगा। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से हमेशा प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, है ना। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, है ना। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे अमेरिकी क्रांति, है ना, अमेरिकी क्रांति, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, रूसी क्रांति, है ना, रूसी क्रांति से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और बिंदु है भौगोलिक खोज, है ना, भौगोलिक खोज से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, भौगोलिक खोज से भी प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे, है ना। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें, है ना, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, है ना, राष्ट्रवाद का उदय, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ना। उसके बाद देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और यूरोप में समाजवाद का उदय, समाजवाद का, है ना, समाजवाद का उदय, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मतलब प्रथम, है ना, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, प्रथम विश्व युद्ध। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध है, तो द्वितीय विश्व युद्ध से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे फांसीवाद हमको पढ़ना होगा, क्योंकि फांसीवाद से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और फांसीवाद जो है, फांसीवाद में हमें किनको पढ़ना है, तो फांसीवाद में मुसोलिनी के बारे में पढ़ना है ना, मुसोलिनी के बारे में, मुसोलिनी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो हो जाएगा नाजीवाद, है ना। नाजीवाद में भूमिका सबसे ज़्यादा किसका, हिटलर का, है ना। तो नाजीवाद हमको यहाँ पढ़ना होगा, नाजीवाद, और नाजीवाद में हिटलर के बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना होगा। इतना ही नहीं, जैसे में और भी टॉपिक है, जैसे में औद्योगिक क्रांति, जैसे में यहाँ पर देखिए तो औद्योगिक क्रांति से भी, है ना, औद्योगिक क्रांति से भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, औद्योगिक क्रांति से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर वैश्वीकरण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, यहाँ पर। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके संयुक्त राष्ट्र, है ना, संघ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हो जाता है हमारे इतिहास का टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। अगर हम लोग इस तरीके से इन बिंदुओं पे अच्छे तरीके से स्टडी कर लें तो निश्चित तौर पे कोई बड़ी बात नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा और आपका स्कोर भी, आपका कटअप भी आप खुद से पार कर सकते हैं। अभी का समय क्या है कि ज़्यादा डिपेंड होने से अच्छा है आप अपने पास संदर्भ रखिए और संदर्भ को बेहतर तरीके से स्टडी करिए। अगर आपको लगता है कि हमको इस बार कंप्लीट करना चाहिए तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या हो जाएगा, क्या भारतीय राज्य व्यवस्था में, है ना। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में बात करें, देखिए एक चीज़ और भी है, जैसे माने कि अभी हम लोग 6 to 8 कर रहे हैं, 6 to 8 कर रहे हैं, तो 6 to 8 में भारतीय राज्य व्यवस्था जो आप लेते हैं, मतलब इतिहास के साथ जब आप पॉलिटी का कॉम्बिनेशन रखते हैं, तो यहाँ पे जो हमें पढ़ना है ना, तो इसमें जो बिंदु है, इसमें जो टॉपिक है वो अलग है ना। और यहाँ पर जब आप 9th और 10th में पढ़ते हैं
जब आप नाइन्थ है ना, 9th-10th के लिए आप तैयारी करते हैं तो यहाँ पे पॉलिटी जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पे आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो सिद्धांत है, जो चिंतन है, उसके लिए आप एनसीईआरटी की किताबें खरीदिएगा, तब जा कर के आपका यहाँ से प्रश्न जो है सॉल्व होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि 6 to 8 में हम सब्जेक्ट कम्बिनेशन में है ना, सब्जेक्ट कम्बिनेशन में यदि हमने 6 to 8 की हम लोग बात करें अभी, तो 6 to 8 में अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो इंडियन पॉलिटी से आपके सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट लेवल से प्रश्न पूछे जाते हैं 9 to 10 में, और जैसे ही आप पीजीटी में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गहराई का डिमांड होता है और बहुत ईजी होता है। अगर कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं है ना, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल पैदा कर देगा, है ना। जैसे आप लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो 6 to 8 में जो पढ़ना है वही चीज़ें हमें जनरल कंपटीशन में भी पढ़ना है। जैसे में अगर हम लोग बात करें कि भारतीय राज्य व्यवस्था में हमको पढ़ना गया है तो संविधान का निर्माण, संविधान के निर्माण से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ पर संविधान का जो निर्माण है, संविधान के निर्माण से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए पेन चेंज कर लिया जाए। दूसरा जो हमारा बिंदु हो जाएगा, जैसे अनुसूचियाँ, है ना, अनुसूचियाँ यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे संविधान के स्रोत से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। और यहाँ पर देखिए प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका, प्रस्तावना, यहाँ से भी है ना, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रस्तावना से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें नागरिकता पढ़ना है, नागरिकता से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा, यानी कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इतना ही नहीं, जैसे में हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा कार्यपालिका, है ना, कार्यपालिका हो जाएगा। उसके बाद हमें विधायिका पढ़ना है और विधायिका के बाद हमें न्यायपालिका पढ़ना है ना, न्यायपालिका पढ़ना है। तो यहाँ से काम करिएगा, एक हो जाएगा केंद्र का, है ना, केंद्र का हो जाएगा, और दूसरा हो जाता है राज्य का। दोनों पढ़ लीजिए, आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा। उसके बाद एक दो टॉपिक जो है उसको ऐड कर लीजिए, जैसे पंचायती राज व्यवस्था, है ना, क्योंकि आपको बिहार के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा। पंचायती राज, है ना, व्यवस्था पढ़ लीजिए। और पंचायती राज व्यवस्था के बाद जो दूसरा बिंदु हो जाएगा वह हो जाता है आपका नगर पालिका। नगर पालिका के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और एक बिंदु और है ना, वो हो जाएगा आपका संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका 6 to 8 में जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन लिए हुए हैं एकदम कंप्लीट हो जाता है, ग्रांटेड हो जाता है, ठीक है। अब मैंने तो सिलेबस बताया कि ठीक है, आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन में आपको पढ़ना क्या है, तो इतिहास आपने लिया है, उसके साथ अपने पॉलिटी लिया है, या उसके साथ आपने ज्योग्राफी लिया है ना, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब दिमाग में ये चलता है कि हमने तो सिलेबस को समझा, यहाँ तक कि इम्पोर्टेंट जो बिंदु है, जो VVI है ना, VVI जो टॉपिक है उसको भी हमने समझा। अब मेरे दिमाग में ये बात चलता है कि आखिर हम इसके लिए क्या क्या करें, क्या पढ़ें हम इसके लिए, है ना, ये दिमाग में चलता होगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्या पढ़ें, क्या पढ़ें अब इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में आप याद रखिएगा, जो बिहार सरकार की जो किताबें हैं, खास करके SCERT की जो किताबें हैं वह 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक आप हिस्ट्री पढ़ जाइए, हिस्ट्री पढ़ जाइए, जिसमें सब कुछ है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास भी है। उसी तरीके से आप यहाँ पे काम करिए, आप NCERT की किताबें, है ना, NCERT की किताबें पढ़ लीजिए। और यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 11th क्लास का है और 12th क्लास का है, जिसमें आपको 4 बुक मिलेंगे। एक हो जाएगा एंशिएंट इंडिया, है ना,
दूसरा हो जाएगा आपका मेडिवल इंडिया, तीसरा हो जाएगा आपका मॉडर्न इंडिया और चौथा हो जाएगा आपका वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाएगा। यहीं से एनसीईआरटी से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो हम तीसरा संदर्भ की बात कर रहे हैं वह संदर्भ हो जाता है, या तो आप चाहें, है ना, तो किरण गाइड ले लीजिए इतिहास का। इतिहास का आप यहाँ पर किरण गाइड ले लीजिए, बहुत अच्छी गाइड है, आपका 40 में 40 यहाँ से सॉल्व हो सकता है। उसके बाद एक और भी, है ना, एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, है ना, घटना चक्र का, घटना चक्र का, है ना, इतिहास, स्पेशल इतिहास, जिसमें सारे पीसीएस के एग्जाम का जो प्रश्न है पूछा जाता है, उसको ले लीजिए। आपका इतना से काम चल जाएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना, बहुत हो गया, है ना, पहला दूसरा और तीसरा काफ़ी है। इतना अगर कर लीजिएगा तो 40 में 40 आएगा। ज़्यादा ज़्यादा 2-3 प्रश्न ही हो सके आपसे गलत हो, इतना करने में हालत ख़राब हो जाता है ना। सिर्फ दिमाग मतलब पढ़ना नहीं है, इस पे वर्क करना है, स्मार्ट स्टडी करना है ना, प्रैक्टिस करना होता है, तब जाकर के आपका नंबर आएगा। उसी तरीके से यदि हम लोग बात करें कि पॉलिटी में हम लोग क्या करें, है ना, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो पॉलिटी में आखिर हम क्या करें, तो देखिए आप चाहें तो 6 से लेकर के, है ना, 10th क्लास तक आप SCERT की किताबें पढ़ सकते हैं। आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं NCERT की किताबें पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे मानते हैं कि हम लोग बहुत सारे विद्यार्थी हैं, लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हैं, सुभाष कश्यप भी पढ़ते हैं, DD बसु क्यों पढ़ना बहुत टफ हो जाता है सिविल सर्विस वालों के लिए। हम लोग इस समय में हम लोग DD बसु बहुत पढ़ते थे, तो उतना तक मत जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो बहुत अच्छी बात किताबें बता रहे हैं। प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्त अंक आता है, आप उसको भी ले लीजिएगा, तो बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है, जो किसी भी किताब में आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा। प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आपका आएगा भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो होगा वह घटना चक्र का, है ना, घटना चक्र का पॉलिटी ले लीजिए, स्पेशल पॉलिटी। इतना कर लेते हैं तो 100% 40 में आराम से 30, 32, 35 नंबर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसी तरीके से अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें, है ना, अगर ज्योग्राफी की हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी में सबसे बढ़िया क्या रहेगा, आप 2 संदर्भ ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो SCERT, है ना, SCERT या NCERT से ही कंप्लीट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। पढ़ने वाले तो इसके अलावा भी महेश बड़वाल का किताब पढ़ते हैं, महेश बड़वाल का किताब पढ़ते हैं, है ना। अगर आप चाहें तो परीक्षा बानी भी ले सकते हैं, है ना, परीक्षा बानी भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। दोनों में से कोई भी आपको पसंद है आप ले लीजिए, है ना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो घटना चक्र का, है ना, घटना चक्र का यहाँ हमें भूगोल मिलेगा, स्पेशल भूगोल, उसको ले लीजिए। इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा मत पढ़िए। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी है, इकोनॉमिक्स में हमको SCERT और NCERT पढ़ना है, और इकोनॉमिक्स का जो घटना चक्र आता है उसको पढ़ना है। इतना कर लीजिए, है ना, जितना भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन आप लोग लिए हुए हैं इसी से आपका काम निकल जाता है। उसके बाद रही बात, है ना, यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है, खास करके हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, जैसे आपको लगता है कि हमारा अच्छा, है ना, मार्क्स नहीं मिल पा रहा है, हम अपना सेट जब प्रैक्टिस करते हैं तो सेट में हमको नंबर अच्छा नहीं मिल पाता है, तो नंबर अच्छा कैसे मिलेगा। तो देखिए हमारे यहाँ एक होमवर्क सीरीज चलाई जा रही है ना, एक है होमवर्क सीरीज, होमवर्क सीरीज हो जाएगा। और होमवर्क सीरीज का एक, है ना, प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर टॉपिक वाइज, है ना, टॉपिक वाइज आपसे टेस्ट लिया जाएगा, और टेस्ट लेने के पहले, है ना, आपको एक टास्क मिलेगा, होमवर्क मिलेगा आपको, 1-2 रोज़ पहले आप करके रखिए, कंप्लीट करके रखिए टॉपिक को, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपसे करवाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा, और फुल डिस्कशन आपका होगा। अगर इतना करने के बावजूद भी आपका नंबर नहीं बढ़ रहा है तो हम लोग बात करेंगे कि कैसे नंबर बढ़ाते हैं, है ना, कैसे आपका स्कोर अच्छा आएगा। क्योंकि यहाँ सवाल स्कोर का है, कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी ज्ञाता हो जाइए,
है ना। अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके पढ़ाई लिखाई का, है ना। तो यहाँ पे ये ज़्यादा ज़रूरी है टॉपिक वाइज। और ये टॉपिक वाइज हमारा जो टेस्ट सीरीज बन रहा है वह SCERT, है ना, SCERT और प्लस NCERT ये दोनों आधारित हो जाता है, दोनों आधारित है। और साथ ही साथ जितने भी संभावित प्रश्न बनते हैं आपके TRE 4.0 के लिए, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जाएगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि हम कोर्स के साथ इसको ले लें तो कोर्स के साथ ऑलरेडी इसको ऐड किया गया है। जैसे आप कोर्स लेना चाहते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन सामाजिक विज्ञान में, तो 799 के साथ, है ना, इसको फ्री दिया जा रहा है आपके होमवर्क, है ना, होमवर्क सीरीज को ये साथ में दिया जा रहा है। चाहे वो PRT के लिए हो, चाहे 6 to 8 के लिए हो, 9 10 के लिए हो, चाहे 11 12 के लिए हो, है ना। तो सारा चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और ये सारा जो शेड्यूल है, शेड्यूल आपके पास मिलता रहेगा। शेड्यूल तो सबसे पहले एक बार ऑलरेडी सब दे दिया जाएगा, उसके बाद डेली का एक रोज़ पहले ही आपको शेड्यूल मिलेगा, क्या करना है कैसे करना है ना। यदि आपको अगर जुड़ना हो तो यहाँ पे एप्लीकेशन है जिसका नाम है PTF, है ना, PTF GS एकेडमी, PTF GS, है ना, एकेडमी नाम है, एकेडमी बाय अनूप सरकार, है ना, बाय अनूप सरकार, है ना। यहाँ पर आप जाइए और अभी मात्र 199 रुपये का ऑफ़र चल रहा है, 199 रुपये में। जैसे PRT में, है ना, PRT में अगर आपको लेना हो तो PRT में भी 199 चल रहा है। अगर आप थ्योरी क्लास के साथ लेना चाहते हैं तो 799 रुपये में है। अगर आप GS का लेना चाहते हैं, GS 40 नंबर का, है ना, तो GS 40 नंबर का भी आपको अभी 199 ही चल रहा है। आप अगर थ्योरी क्लास के साथ लेना चाहते हैं तो 399 में आपको कॉम्बो मिल जाता है। उसी तरह से PRT के लिए, है ना, PRT के लिए 799 में आपको कॉम्बो मिल जाता है। उसी तरीके से जैसे सोशल साइंस में आप चाहते हैं 6 to 8 के लिए लेना, तो 6 to 8 के लिए भी आपको कॉम्बो मिल जाता है 799 रुपये में। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो बेशक आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। यह नंबर हो जाता है आपका 84065199 हो जाता है। आप हमसे बात हो सकता है किसी भी समस्या को लेकर के, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बात कर सकते हैं 84065199 पे, है ना। और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए, मन लगा करके पढ़ाई करिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपने सिलेबस को समझिए और जितने विगत वर्षों में जो एग्ज़ाम हुआ है उन पेपर को निकाल करके अपने टेबल पर रखिए और कम से कम 2-4 घंटा समय दीजिए समझने के लिए, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए। ऐसे ही नहीं पढ़ना चाहिए, पहले दोनों चीज़ें देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तब आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि हमको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।